सब्सक्राइब कीजिए स्टूडेंट पॉइंट एकेडमी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए स्टडी से रिलेटेड वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, स्टूडेंट पॉइंट एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक प्रोसेस एंड रिएक्शन। तो देखिए क्या है एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो स्टूडेंट्स, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि इसके पहले वाला जो टॉपिक है उसमें हमने पढ़ा था टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में। ओके, और टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन के हमने 4 टाइप देखे थे, जो थे कंपोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इस तरह के 4 टॉपिक हमने देखे थे। तो टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन के अंदर और 2 टॉपिक भी आते हैं जो उन 4 टाइप से अलग है, दैट इज एंडोथर्मिक रिएक्शन और एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और इन्हीं 2 रिएक्शंस के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो ये भी सब टॉपिक है टाइप ऑफ रिएक्शन के ही। तो आइए पढ़ते हैं एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। तो देखिए स्टूडेंट्स, एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक प्रोसेस एंड रिएक्शन। देखिए, हीट इज एब्सॉर्ब एंड गिवन अवे इन वेरियस प्रोसेस एंड रिएक्शन। तो देखिए, जब भी रिएक्शन होता है तो किसी रिएक्शन को होने के लिए बाहर से हीट रिएक्शन को दी जाती है। ओके, जैसे मान लीजिए ये एक रिएक्शन हो रहा है और इस रिएक्शन को होने के लिए बाहर से हीट दी जा रही है। ओके, और एक रिएक्शन होता है, जब वो रिएक्ट होता है तो वो हीट को रिलीज करता है बाहर की ओर। यही 2 टाइप है रिएक्शन के। जो हीट बाहर की हीट को यूज करता है रिएक्शन करने में, उसे हम ENDO एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। और जो रिएक्ट होने के बाद हीट रिलीज करता है, बाहर हीट देता है, उसे EXO एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। ओके, आई होप दैट आपको एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक क्लियर हुआ होगा कि भाई क्या है एंडोथर्मिक और क्या है एक्सोथर्मिक, इसका बेसिक। अब देखते हैं एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक प्रोसेस कैसी है, क्या है। तो हीट फ्रॉम आउटसाइड इज एब्सॉर्ब ड्यूरिंग फिजिकल चेंज। जब फिजिकल चेंज होते हैं तो हीट बाहर से एब्सॉर्ब की जाती है। फॉर एग्जांपल मेल्टिंग ऑफ आइस। तो देखिए, मान लीजिए ये एक बर्फ का टुकड़ा है। इस बर्फ के टुकड़े को अगर पानी में बदलना है तो बर्फ का टुकड़ा क्या करेगा, आप इसको प्लेट में रख दो। ओके, कुछ समय के बाद बर्फ का टुकड़ा जिसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस या उससे कम है, वो बाहर की हीट को अपने अंदर लेगा। ओके, अपना टेम्परेचर कम या ज्यादा जो भी है करेगा। ओके, और इस बाहर की हीट का यूज करके ये सॉलिड से लिक्विड में बदल जाएगा। तो इसने क्या किया है, इन्वायरमेंट में अवेलेबल हीट या बाहर से दी गई हीट का उसने रिएक्शन होने में अपना यूज किया है, बाहर की हीट का उसने यूज किया है। बात ध्यान में रखे, बाहर की हीट का उसने यूज किया है अपने रिएक्शन को करने के लिए। तो इसे कहेंगे हम एंडोथर्मिक रिएक्शन। और एक्सोथर्मिक क्या होता है, देखिए और एक एग्जांपल है जो भी एंडोथर्मिक का ही है। तो डिसोल्यूशन ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट इन वाटर। अगर आप पोटेशियम नाइट्रेट को वाटर में डिसॉल्व करते हो तो यहाँ पर क्या हो जाता है, उसका टेम्परेचर, वाटर का टेम्परेचर यहाँ पर थोड़ा सा कम हो जाता है। देयरफॉर दिस एंडोथर्मिक प्रोसेस। तो क्या कर रहा है, मतलब बाहर की हीट का उसने यूज किया है, बाहर की हीट का उसने यूज किया, नॉर्मल से भी कम टेम्परेचर कर दिया है वाटर का। तो यहाँ पर उसने क्या किया, रिएक्शन होने के लिए बाहर की हीट का यूज कर लिया, वो हो गया एंडोथर्मिक प्रोसेस। ऑन द अदर हैंड, हीट इज गिवन अवे ड्यूरिंग सम फिजिकल चेंज। जब फिजिकल चेंज होते हैं तो हीट बाहर निकलती है, जैसे कि कैल्शियम CaO प्लस वाटर H2O। ओके, इन दोनों को मिलाओ तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो जाता है, पता है ना। चूना और पानी मिलाओ, ठंडा पानी लो, नॉर्मल वाटर लो और नॉर्मल जो चूना लो, को किसी को गर्म नहीं करना, बस आपस में मिला देना है। अचानक से उसमें हीट जनरेट होती है और वाटर वेपर बन के बाहर निकलने लगती है। इसका मतलब क्या है कि रिएक्शन होते समय हीट जनरेट हुई है और वो हीट बाहर निकल रही है। ओके, बाहर की हीट का यूज नहीं किया गया है, हीट अपने आप ही बाहर निकल रही है।
तो ऐसे रिएक्शन को हम कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसके और दो एग्जांपल है, फॉर्मेशन ऑफ आइस फ्रॉम वाटर, फॉर्मेशन ऑफ आइस फ्रॉम वाटर, बर्फ से आइस का बनना, हीट बाहर निकल रही है, हीट बाहर निकल रही है। जैसे देखिए वाटर, पानी की गर्मी जैसे जैसे बाहर निकालोगे, पानी ठंडा 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 होते जाएगा और बाद में वो धीरे से आइस बन जाएगा। डिसोल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इन वाटर, सोडियम हाइड्रोक्साइड को डिसॉल्व करो तो वाटर का टेम्परेचर यहाँ पे कम कम होता चला जाता है और ये हो जाता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ओके, यहाँ पर हीट जो है वो रिलीज हो रही है, बाहर निकल रही है, देयरफॉर दीज आर एंडोथर्मिक process. Okay, sorry, exothermic process. In the process of dilution of concentrated sulfuric acid with water, very large of heat is liberated. देखिए क्या होता है, in a process of dilution of concentrated sulfuric acid, concentrated sulfuric acid, मान लीजिए आप अगर एक बर्नर लिया है, ओके, एक बीकर ले लिए, इस बीकर में आपने कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड मतलब H2SO4 रख दिया है, इसके अंदर H2SO4 है, वो भी कैसा, कॉन्सेंट्रेटेड। अब आप क्या करते हो, थोड़े से स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर आप इसमें ऐड करते हो। अगर ऐसा होता है तो क्या होगा, in the process dilution of concentrated sulfuric acid with water, very large amount of heat is liberated, बहुत ज्यादा अमाउंट में हीट वहां से निकलना शुरू हो जाती है क्योंकि यहाँ पर एसिड ज्यादा और वाटर थोड़ा सा है। एज अ रिजल्ट वाटर गेट एवापोरेट, जिसके कारण वाटर तुरंत एवापोरेट होता है, इंस्टेंटेनियसली वहां पर इवापोरेशन चालू हो जाता है। इफ इट इज पुअर इनटू द कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, अगर डायरेक्ट वाटर कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर डाल दिया, विच में कॉजेस एन एक्सीडेंट, जिससे एक एक्सीडेंट हो सकता है, मतलब वहां आग लग सकती है, आपके साथ भी कुछ अनहोनी हो सकती है। टू अवॉइड दिस रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ वाटर इज टेकन इन अ ग्लास कंटेनर एंड अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इज at a time is added and with stirring, मतलब मान लीजिए अगर H2SO4 ये कॉन्सेंट्रेट है और इसे डाइल्यूट बनाना है तो क्या करते हैं, एक बीकर में H2SO4 नहीं लेते, बीकर में लिया जाता है H2O वाटर और यहाँ पर थोड़ा थोड़ा H2SO4 मिलाया जाता है, थोड़ा थोड़ा H2SO4 मिलाया जाता है, थोड़ा थोड़ा एसिड मिलाते हैं। तो देखिए वाटर ज्यादा होता है, एसिड कम होता है, ऐसा करते करते इसमें कोई एक्सीडेंट होने की संभावना नहीं होती है। पानी ज्यादा एसिड कम, तो इसमें क्या होगा, एकदम से इंस्टेंटेनियसली ये रिएक्शन नहीं होगा और यहाँ से वाटर वेपर निकलना शुरू नहीं होगी और यहाँ पर कोई एक्सीडेंट होने की चांसेस बहुत ज्यादा कम रहेंगे। तो डाइल्यूट करने का ये प्रोसेस है, इसलिए इस तरह से डाइल्यूशन किया जाता है। तो वैसे तो ये एक डाइल्यूशन की बात थी, पर देखा जाए तो आपको एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक समझ में आ गया होगा कि भाई देखो बाहर की हीट का यूज करता है एक्सपेरिमेंट करने होने के लिए, इट्स एंडोथर्मिक, और अपने आप में रिएक्शन होकर हीट को बाहर निकालता है, इट्स एक्सोथर्मिक। तो कैरी आउट एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक प्रोसेस, एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक प्रोसेस करना है तो इसके लिए कुछ एपरेटस हमें लगने वाले हैं, जिसमें लगेंगी दो प्लास्टिक बॉटल। प्लास्टिक बॉटल इसलिए क्योंकि वो हीट को रिलीज होने नहीं देती। ओके, मेजरिंग सिलेंडर हमें लगने वाला है थर्मामीटर। केमिकल है पोटेशियम नाइट्रेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड और वाटर। सोडियम हाइड्रोक्साइड बीइंग कोरोसिव, सोडियम हाइड्रोक्साइड ये ज्यादा कोरोसिव होता है और इसलिए इसे बहुत हैंडल किया, केयरफुली इसे यूज करते हैं। ओके, तो प्रोसीजर क्या है, टेक 100 ml वाटर इन ईच ऑफ द प्लास्टिक बॉटल, हर प्लास्टिक बॉटल में आपको 100 ml वाटर लेना है। प्लास्टिक बीइंग इंसुलेटर ऑफ हीट, प्लास्टिक क्या है, ये हीट का एक इंसुलेटर है, हीट को बाहर जाने नहीं देता। द डिसिपेशन ऑफ हीट कैन बी प्रिवेंटेड, नोट द टेम्परेचर ऑफ वाटर इन द बॉटल, पुट 5 ग्राम पोटेशियम नाइट्रेट। देखिए दो बॉटल लेना प्लास्टिक और उन दोनों के टेम्परेचर आपको मेजर कर लेना, दोनों के टेम्परेचर अभी वाटर नॉर्मल कंडीशन में, दोनों के टेम्परेचर एक जैसे रहेंगे। एक बॉटल में पोटेशियम नाइट्रेट डालना है, दूसरी बॉटल में सोडियम हाइड्रोक्साइड डालना है और उनको अच्छे से शेक करना है, मिलाना है, स्टिरिंग करनी है। इन द फर्स्ट बॉटल द प्रोसेस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट टुक प्लेस,
while in the second bottle of the process of dissolution sodium hydroxide took place। दोनों बॉटल में, पहली बॉटल में है पोटेशियम नाइट्रेट, दूसरी बॉटल में सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या होगा भाई, पोटेशियम नाइट्रेट भी पानी में मिल जाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड भी पानी में घुल जाता है। एज पर योर ऑब्जर्वेशन विच वन इज एक्सोथर्मिक एंड विच वन इज एंडोथर्मिक, कौन सा एक्सो है और कौन सा एंडो है, आप कैसे बताएंगे? तो देखिए, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डिसोल्यूशन, जब डिसोल्यूशन की प्रोसेस होती है, ओके, पोटेशियम नाइट्रेट इन वाटर, हीट फ्रॉम सराउंडिंग इज एब्सॉर्ब, ये बाहर की हीट को एब्सॉर्ब करता है, ओके, एंड देयरफॉर टेम्परेचर ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन इज लेस, और टेम्परेचर जो होता है सॉल्यूशन का वो कम होता चला जाता है, ओके। तो यहाँ पर क्या किया उसने, बाहर की सराउंडिंग का यूज किया, बाहर की हीट का उसने यूज किया है। तो जहां बाहर की हीट का यूज किया जाता है उसे हम कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। द प्रोसेस which heat is absorbed from outside is called endothermic प्रोसेस। जिस प्रोसेस में बाहर की हीट एब्सॉर्ब की जाती है उसे एंडोथर्मिक प्रोसेस कहते हैं। When the solid sodium hydroxide in dissolved water heat is given out, इसमें क्या होगा, हीट बाहर निकल जाएगी and therefore the temperature increase, और यहाँ पे टेम्परेचर इसका बढ़ता चला जाएगा, ओके। इसे हीट बाहर निकलेगी, हीट बढ़ेगी, ओके। जिस तरह से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को वाटर में मिला दो तो क्या होता है, उसमें से बबल्स निकलना शुरू हो जाते हैं, बुलबुले निकलना शुरू हो जाते हैं, वाटर का टेम्परेचर बढ़ जाता है, हीट निकलना शुरू हो जाती है, मतलब ये बाहर हीट देगा, तो ये हो जाएगा एक्सोथर्मिक रिएक्शन। द प्रोसेस इन विच हीट गिवन आउट आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक प्रोसेस। ऐसी प्रोसेस जिसमें हीट बाहर दी जाती है उसे एक्सोथर्मिक प्रोसेस कहते हैं। सो एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ हीट इन अ केमिकल रिएक्शन एज वेल, अकॉर्डिंगली सम केमिकल रिएक्शन आर एक्सोथर्मिक व्हाइल सम आर एंडोथर्मिक। देखिए क्या है एंडोथर्मिक और क्या एक्सोथर्मिक। तो जब भी केमिकल रिएक्शन होता है तो हीट एक्सचेंज होती है, या तो हीट ली जाती है या हीट दी जाती है। इसका मतलब या तो हीट, बाहर की हीट का यूज किया जाता है या फिर बाहर हीट छोड़ी जाती है, ओके। तो ड्यूरिंग एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन हीट इज गिवन अवे when reactant are transmitted into product। देखिए जब दो प्रोडक्ट मिलकर एक नया सब्सटेंस रिएक्टेंट बनाते हैं तो रिएक्टेंट बनाने के बाद इसमें से हीट बाहर की ओर जाने लगती है, ओके, बाहर की ओर जाने लगती है, तो इसे हम कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ओके। While during endothermic chemical reaction heat is either absorbed, और जो एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन होता है उसमें बाहर की हीट एब्सॉर्ब करके उसका यूज किया जाता है, ओके, या फिर उसे कंटिन्यूअसली हीट बाहर से दी जाती है, उसे हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। जैसे देखिए कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म कर दे, कैल्शियम कार्बोनेट को बाहर से गर्म किए, देखिए कैल्शियम कार्बोनेट जो है एक बीकर लिया, बीकर में कैल्शियम कार्बोनेट डाल दिया और इसे बाहर से हमने गर्म किया, ओके। तो गर्म करने पर यहाँ पर क्या हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड CaO यहाँ पर बच जाएगा और यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होगी ये बाहर निकलना शुरू हो जाएगी, ओके। अब हुआ क्या है, इसको बाहर से गर्म किया, अब ये तो गर्म हुआ है, गैस भी निकलेंगी तो गर्म गैस बाहर निकलेंगी। तो आप सोचेंगे कि सर यहाँ से तो गर्म गैस बाहर निकल रही है, हीट बाहर निकल रही है, नहीं भाई, इसे गर्म करने के लिए बाहर की हीट का यूज हुआ है, ओके, इसलिए बाहर निकल रही है। ये अपने आप हीट यहाँ जनरेट नहीं हुई है, इसने बाहर की हीट का यूज किया है, इट्स कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सॉरी कैल्शियम ऑक्साइड मतलब चूना और इसमें मिला दीजिए वाटर मतलब पानी, तो आपस में अपने आप बिना हीट दिए ये गर्म होना शुरू हो जाता है और हीट वहां से बाहर निकलने लगती है, उसे कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। सो व्हाट इज डिफरेंस इन द प्रोसेस ऑफ डिसोल्यूशन एंड केमिकल रिएक्शन। तो यहाँ पर हमें पूछा जा रहा है, यूज योर ब्रेन पावर, कि क्या डिफरेंस है डिसोल्यूशन के प्रोसेस में और केमिकल रिएक्शन के प्रोसेस में। तो बहुत सिंपल सी बात है, क्या आपको समझना है, एक आपको बीकर ले लेना है और यहाँ पर आपको वाटर ले लेना है, इस वाटर में NaCl डाल दीजिए, ओके, सोडियम क्लोराइड मतलब क्या होता है, नमक, ओके, इसमें साल्ट डाल दीजिए और जैसे ही आप इसमें साल्ट डालोगे साल्ट पूरी तरह से घुल जाएगा और जब आप ये पानी पियोगे तो ये पानी हो जाएगा साल्टी, ओके, मतलब खारा। इसका मतलब पानी जो हो गया वो नमकीन हो गया है, पानी ने अपनी प्रॉपर्टी नहीं बदली है, पानी वही है, बस नमक उसमें घुल गया है,
साल्टी मतलब खारा पानी हो गया है, इसमें से आप पानी को और नमक को अलग अलग कर सकते हैं। ये सिर्फ एक डिसोल्यूशन की प्रोसेस है, जो एक चीज उसमें घुल गई है, कोई नया पदार्थ यहाँ पर नहीं बना है। ओके, केमिकल रिएक्शन क्या होता है? केमिकल रिएक्शन में न्यू सब्सटेंस तैयार होते हैं। मान लीजिए अगर वाटर में नमक मिला दिया जाए और वो अगर एक नया सब्सटेंस बन जाएगा, तो बाद में वाटर और साल्ट को हम अलग नहीं कर सकते, पर यह अलग हो रहा है ना, इसका मतलब कि उनकी प्रॉपर्टीज कुछ भी बदली नहीं है, वो सिर्फ डिसोल्यूशन की प्रोसेस है। तो डिसोल्यूशन की प्रोसेस में सिर्फ डिसोल्यूशन होता है, बट इन द केमिकल रिएक्शन द न्यू प्रोडक्ट इज अ फॉर्म। सेकेंड, डज अ न्यू सब्सटेंस फ्रॉम व्हेन अ सॉलिड डिसॉल्व इन सॉल्वेंट। तो कोई चीज अगर किसी चीज में घुल जाती है, क्या नया पदार्थ बनता है? तो बिल्कुल नहीं। ओके, ऊपर ही देखा हमने, तो नया सब्सटेंस नहीं बनता अगर कोई सब्सटेंस किसी दूसरे सब्सटेंस में मिल जाता है। तो स्टूडेंट्स, ये था एंडोथर्मिक रिएक्शन और एक्सोथर्मिक रिएक्शन के बारे में एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन। आई होप दैट कि एंडोथर्मिक रिएक्शन और एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या है, और इसके बाद मुझे नहीं लगता कि आपको और कोई कंफ्यूजन रह गया होगा एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक प्रोसेस से लेकर। ओके, तो थ्योरेटिकली इस पार्ट में हमने एंडोथर्मिक क्या है और एक्सोथर्मिक क्या है बहुत अच्छे से समझ लिया है। आई होप दैट ये वीडियो आपको बिल्कुल पसंद आया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए स्टूडेंट पॉइंट एकेडमी। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।